नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो सर, इसका मतलब आप स्टूडियो पहुंच गए तो हालात सामान्य हो गए हैं सर वहाँ पर? हाँ, मुंबई में काफ़ी हद तक अब बारिश का जो असर और ऑरेंज और रेड अलर्ट है उनका असर अब सीमित हो रहा है। आज मुंबई शहर में अब औसत बारिश सामान्य से कम रही, जो कि हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी थी, और ऐसा लगता है 1-2 दिनों में और स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन असर चूंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, फ़ोन लाइन्स पर, उस पर सब पे असर आज भी बना हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द स्थितियाँ सामान्य हो और आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको फटाफट ये दिखा देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। जरा नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। तो बोनस पॉइंट पे आज सबसे पहले बात बरसात की खबर के साथ ही करेंगे। आशंका ये है कि अत्यधिक बरसात की वजह से कई जगहों पर खरीफ की खेती पर मार पड़ सकती है और इससे महंगाई बढ़ेगी। इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें कि कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कि खराब सड़कों से टोल वसूली की मनाही की गई है। अगली खबर म्यूचुअल फंड निवेशकों से जुड़ी हुई है। रिटेल म्यूचुअल फंड अधिकतर इक्विटी स्कीम पर दांव खेल रहे हैं, जबकि एचएनआई निवेशकों की इक्विटी स्कीम्स में हिस्सेदारी पहले से कम हुई है। इसके बाद बीमा पर जीएसटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा होगी। मंत्री समूह ने केंद्र की उस सिफारिश पर सहमति जताई है जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में ये वाकई में कितना मुमकिन है। इसके बाद चीन में स्टेबल कॉइन से जुड़ी खबर का विश्लेषण होगा। चीन ऐसा स्टेबल कॉइन लाने पर विचार कर रहा है जो कि उसकी करेंसी युआन पर आधारित होगा। और आखिर में आज की सबसे बड़ी खबर, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के प्रभुत्व वाले ट्रेड ग्रुप आरसीईपी में भारत शामिल होने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है। अंशुमान सर से समझेंगे कि भारत इसके बारे में आखिर क्यों सोच रहा है। लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे बरसात से जुड़ी खबर के साथ। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बरसात की वजह से खरीफ फसलों पर मार पड़ सकती है, जिसकी वजह से भविष्य में महंगाई बढ़ सकती है। सब्जियों के दाम तो पहले ही बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगस्त में अब तक टमाटर करीब 20% महंगा हो गया है। 1 अगस्त को देश भर में टमाटर का औसत रिटेल भाव 50 रुपये था, जो अब 60 रुपये हो गया है। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिली है। सर, वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी वो फसलें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बरसात की मार पड़ती दिखाई दे रही है? विपुल जी, हम लोग जब भी मानसून की चर्चा करते रहे हैं तो हम बराबर ये कहते रहे हैं कि जुलाई अगस्त के और खासतौर से अगस्त और सितंबर के महीने भारतीय मानसून के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। इसी समय अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है फसल को, और यही समय बाढ़ का भी होता। और वही हुआ कि हमने पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के भीतर भारत के अधिकांश, खासतौर से मध्य भारत के हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश देखी, और उससे खरीफ की जो मौजूदा फसल थी उस पर बुरा असर पड़ा है। जिन राज्यों के आपने नाम बताए वो दलहन उत्पादन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और दलहन की फसल पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। खरीफ में तुअर और उड़द की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई इस बारिश से। इसके अलावा सोयाबीन और कॉटन की खेती पर भी असर पड़ा है। ये वो बेल्ट है जिस बेल्ट से भारत को दाल मिलती है। और चूंकि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि इस खरीफ में सामान्य मानसून के बाद भी दलहन की बुआई पिछले साल से कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। तिलहन की बुआई भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। इसलिए ये जो भारी बारिश हुई, सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, और ख़ासतौर से फ्लड्स हैं, कई सारे इलाकों में बाढ़ है, उसका असर हमें खरीफ में दलहन की बुआई पर और ज़्यादा गंभीर रूप से पड़ता दिखाई देगा। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि महंगाई की संभावना है, ये बिल्कुल लगता है। सब्जियों की महंगाई तो तात्कालिक है, लेकिन दाल के उत्पादन पर अब सबकी निगाहें रहेंगी कि दलहन की बुआई के बाद फाइनल आंकड़ा हमारे पास क्या आता है, और दाल की बुआई कम है और उससे ज़्यादा अगर बाढ़ होती है तो फिर इस साल फिर हमें दाल की महंगाई का जो चक्र है हर साल, वो लौट कर आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कि केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर
टोल वसूली की रोक लगा दी थी। केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क खराब होने पर यूजर से टोल नहीं वसूला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहने से खराब सड़कों पर टोल कलेक्शन को लेकर के अब एक बहस छिड़ गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं और इसको किस तरीके से समझा जाए इस फैसले को? बेहद महत्वपूर्ण मामला, और मुझे लगता है कि इस फैसले को नजीर बनना चाहिए भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है। जिस सड़क पर आप टोल दे रहे हो, टोल भारत में कम नहीं है, 2 रुपए और 3 रुपए किलोमीटर से ज्यादा, और उस पर भी अगर गड्ढे हों तो आपको टोल देने का की कोई वजह नहीं बनती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो सामान्य उपभोक्ता हैं और जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की है। और ये बात यहाँ से दूर तक जानी चाहिए, सिर्फ सड़कों तक नहीं, वो सारी सेवाएं जिनके लिए आप ऊंची कीमत चुकाते हैं, और अगर वो उस स्तर की सेवाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आपसे वो उसकी फीस नहीं वसूली जानी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज हो, या वो बाकी अन्य सेवाएं हो। सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि इसे स्टैंड अलोन फैसला रहने दिया जाए, सब पर ये लागू ना हो। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था आती है जहां पर हमें खराब सेवा में देने वाली एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट एजेंसी हो, वो अगर हमें खराब सेवा दे रही तो उसके बदले हम उसका फीस का भुगतान या उसके चार्ज का भुगतान रोक सकें, तो ये बेहद बड़ी बात होगी लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए। जी, इस बीच गैर जमानती कर्ज में एनपीए बढ़ने और कर्ज वसूली में आई कमी की वजह से जून तिमाही के दौरान समय पर बैंकों की कर्ज वसूली चूक यानी कि स्लिपेज 26% तक बढ़ गए हैं। जून तिमाही में बैंकों का कुल स्लिपेज 63,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल की जून तिमाही में 50,000 करोड़ रुपए था। सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंकों में स्लिपेज ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर, बैंकों की ये नई चुनौती क्या आप देख रहे हैं और आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, पहली तिमाही के आंकड़े हमारे पास आए और जो हमने बैंकों के स्टॉक्स पर दबाव देखा या उतना उत्साह नहीं देखा जिस पर हम लोग विपुल जी पहले भी चर्चा करते रहे थे, वो हमें दिख रहा है। हालांकि पहली तिमाही के नतीजे जा चुके हैं, पर पहली तिमाही में बैंकों के लोन बुक की जो तस्वीर आई है वो अगली तिमाही के लिए हमें चिंता में डालती है, और जो परिस्थिति है वो निजी बैंकों के संदर्भ में थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक है। अगर आप आंकड़े देखें तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, उनकी स्लिपेज करीब 63,000 करोड़ तक पहुंच गई। 50,000 करोड़ पिछली बार थी। पिछले साल प्राइवेट बैंकों में माइक्रो फाइनेंस और जो नॉन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन है उनमें स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंकों ने ज़्यादा कोशिश की है कर्ज देने की। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्लिपेज है वो करीब 14% के आसपास हैं, क्योंकि वहाँ सख्ती बहुत ज़्यादा है, लोन की प्रक्रिया में सख्ती है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के स्लिपेजेस यानी चूक जहाँ पर कर्ज की रिकवरी नहीं हुई 41% के आसपास पहुँच गई, काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी, और इसका असर हमें प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स पर और बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। हालांकि एसेट की क्वालिटी बेहतर है, जीएनपीए और एनएनपीए अपने अनुपात में बेहतर है, 2.7% से घट के 2.3% पर आ गया है। लेकिन प्राइवेट बैंकों को इन स्लिपेजेस के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा पैसा अपनी कैपिटल से देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट पर असर आएगा, और क्रेडिट कॉस्ट में भी खासी बढ़ोतरी दिख रही है, 62% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जी सर, इसमें बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क वाले क्षेत्र सेगमेंट कौन से दिखाई दे रहे हैं अभी? बैंक इसको लेकर दुविधा में। ये आंकड़े में बता रहे हैं कि बैंकों के पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली, अच्छे प्रोफाइल वाले कर्जदार पहुंच नहीं रहे हैं, जो कर्ज लेने वाले हों, चाहे वो अच्छे रिटेल लोन लेने वाले हों या कॉर्पोरेट या बैंक हों। जबकि उन्हें अपने लोन का बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने निम को मेंटेन रखने के लिए अपनी बैलेंस शीट को बेहतर रखने के लिए असुरक्षित और अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना पड़ रहा है, और ये दुविधा बैंकिंग सिस्टम को इन स्लिपेजेस की स्थिति में पहुंचा रही है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें दिखाई दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा एनपीए अनुपात दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल उस धारणा के विपरीत है कि कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, पर कृषि लोन में जो एनपीए का अनुपात है वो काफी ऊंचा बना हुआ है। अब प्राइवेट बैंकों में अगर अनसिक्योर्ड लोन और ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर उनके लिए एक सिस्टमिक रिस्क आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। पहली चीज़ है, और दूसरी बात है कि अगले 3 महीने में नज़र रखनी होगी, खासतौर से जो लोग देख रहे हैं और जो बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर स्लिपेजेस 41% के आसपास हैं तो बैंकों को आने वाले महीनों में और तिमाही में और ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसका असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। जी सर, इस बीच म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के रिटेल निवेशक और एचएनआईज का रुख एक दूसरे से उलट नजर आ रहा है।
रिटेल निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं, जबकि एचएनआईज इसमें निवेश कम कर रहे हैं। खासतौर से स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है और एचएनआईज की कम हुई है। वहीं एचएनआईज ने डेट और हाइब्रिड स्कीम में निवेश को बढ़ाया है। आपसे ही समझना चाहेंगे सर, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के रिटेल और एचएनआईज के जो नंबर्स हैं और वो क्या कुछ कहानी कह रहे हैं। ये बेहद करीब से समझने वाली चीज़ है और मैं ये आंकड़ों को देखने के बाद, एमफी के आंकड़े पढ़ने के बाद मुझे लगा कि रिटेल निवेशकों की ये हिम्मत है या भ्रम है या कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा बेहतर निवेश करने की स्थिति में, वो ज़्यादा सुरक्षित बेट्स ले रहे हैं। और जब निवेशक, जो छोटे निवेशक हैं जिनके पास कम पूंजी है और जो एसआईपी के माध्यम से चल रहे हैं, वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, आइए हम आंकड़ों में देखते हैं। जून 2025 तक का आंकड़ा हमारे पास है। स्मॉल कैप फंड्स में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 63% बढ़ गई, करीब करीब, जो 63% से बढ़ के 65% के आसपास हो गई। मल्टी कैप, थीमेटिक, लार्ज कैप, मिड कैप, सब में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में फंड की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जबकि एचएनआई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जिनके पास अच्छी पूंजी है, उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से पैसा निकाल लिया और उन्होंने जो पैसा डाला वो हाइब्रिड में, डेट में, कम जोखिम वाले जो फंड हैं, यानी वो सुरक्षित मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। जबकि छोटे निवेशक उन जोखिम भरे स्मॉल कैप फंड्स में पैसा डाल रहे हैं जहां नुकसान होने का खतरा है। रिटेल निवेशकों की सोच जो है वो ये है कि बाजार में जब भी तेजी आएगी तो स्मॉल कैप फंड उन्हें बेहतर पैसा देंगे। जबकि रिटेल निवेशकों के 87% निवेश इक्विटी में जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि एचएनआई से देख रहे हैं कि उनकी पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा केवल 47% है। देखिए, एक तरफ 87%, दूसरे 47%। हाइब्रिड में करीब 25% पैसा उन्होंने लगा रखा है, 19% डेट में लगा रखा है। रिटेल में, जबकि रिटेल 83% इक्विटी और सिर्फ 3% डेट में लगा रहा है। तो ये बता रहा है कि जो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है भारत के छोटे निवेशकों में जोखिम की, वो उन बड़े निवेशकों की तुलना में ज्यादा खराब और कमजोर है। जो शायद ज्यादा जोखिम ले सकते हैं वो वहां जोखिम नहीं ले रहे हैं, जबकि छोटे निवेशक अपनी छोटी छोटी 5,000 10,000 रुपए के एसआईपी से उन फंड में पैसा डाल रहे हैं जहां खतरा ज्यादा है। जी, लेकिन सर अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है रिटेल और एचएनआईज का, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ा रिस्क इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा रिस्क विपुल जी दिखाई दे रहा है कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से एचएनआईज का पैसा बाहर निकल रहा है और इसमें केवल छोटे निवेशकों का पैसा है, तो यहां बाजार में बड़ी गिरावट होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको कि हम एक कहते हैं ना कि एयर बबल जैसा रिस्क है। क्योंकि बेस बड़े निवेशक इसमें मौजूद नहीं है और छोटे निवेशकों के पैसे पर ये फंड्स चल रहे हैं। तो अगर रिडेम्पशन बढ़ने लगे तो स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। दूसरा ये कि एचएनआई सुरक्षित फंड्स में जा रहे हैं, इसलिए जोखिम भरे फंड्स के लिए आने वाले समय में सपोर्ट मुश्किल होगा, क्योंकि जब एकदम फंड्स में गिरावट आती है तो लोग अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड उद्योग के हिसाब से देखें तो आप इक्विटी फंड में एयूएम एसआईपी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिटेल हैवी फंड्स हैं, इसे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसे समझें आप, और हमारा जो शो है सिपकी टिप, उसमें आए विशेषज्ञ से सवाल जरूर इस बात पर पूछें कि जो रिटेल हैवी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के भीतर, उनमें अब जोखिम बढ़ रहा है। अगर बाजार में लंबी गिरावट दिखती है या कोई तेज बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती तो यहां नुकसान ज्यादा है, क्योंकि यहां आप छोटे निवेशकों का ही पैसा है, बड़े निवेशकों का पैसा इन फंड से निकल रहा है। जी, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटने की संभावना बढ़ने लगी है। बीमा पर जीएसटी घटाने पर फैसला लेने के लिए गठित मंत्री समूह ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें सरकार ने बीमा पर जीएसटी खत्म करने की बात कही थी। मंत्री समूह के संयोजक तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीमा पर जीएसटी खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव पर मंत्री समूह के सभी सदस्य सहमत हैं। मंत्री समूह की सहमति के बाद ये मामला जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाएगा, जहां ये तय होगा कि बीमा पर जीएसटी हटेगा या फिर घटेगा या नहीं घटेगा। सर, बीमा पर जीएसटी का मामला पिछले साल से लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चाओं में बना हुआ है। कई बार शेयरों के अंदर काफ़ी मोमेंटम भी बनता दिखाई दिया। अंदर की बात क्या दिखाई दे रही है और रुका कहाँ, अड़चन कहाँ आ रही है? ये विपुल जी बड़ा दिलचस्प है। आज मैंने पढ़ा कि केंद्र के प्रस्ताव पर जीओएम ने सहमति जता दी। केंद्र का प्रस्ताव है कहां?
किस कमेटी में केंद्र ने यह आधिकारिक रूप से प्रस्ताव रखा है कि बीमा प्रोडक्ट्स के ऊपर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया जाना चाहिए। तो उल्टी बात है, जीएसटी की जीओएम ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बीमा पर से जीएसटी घटाया जाना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलकर दिसंबर में जैसलमेर की जीएसटी काउंसिल की बैठक में नकार दिया था। तो जो लोग बहुत उत्साहित दिख रहे हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को भीतर से समझें कि अंदर हो क्या रहा है। यह बात आज नहीं निकली है, अचानक कि लोगों के पास आ गई है, यह बात पिछले साल से चल रही है और इसके बारे में दस्तावेजी तौर पर जीएसटी काउंसिल में चर्चाएं भी हो चुकी हैं। किस्सा शुरू हुआ था गडकरी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदगी थोड़ा मुश्किल है लेकिन बीमा पर टैक्स बड़ा बहुत लगता है। पिछले साल आपको याद होगा विपुल जी। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। जो सम्राट चौधरी आज आपको ये बता रहे हैं कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव पर जीओएम ने सहमति दे दी है, वो दरअसल ये नहीं बता रहे कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल में पड़ी हुई है, पहले से तैयार है। पिछले साल दिसंबर की बैठक में जीएसटी काउंसिल में जीओएम ने अपनी एक रिपोर्ट रखी थी बीमा प्रस्तावों पर। उसमें क्या था मैं आपको बताते हैं। उसमें यह था कि टर्म इंश्योरेंस और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर दिया जाए। जीओएम की रिपोर्ट है। 5 लाख रुपए तक के कवरेज पर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी का बोझ कम कर दिया जाए, जहां 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिल रहा है किसी को हेल्थ इंश्योरेंस से। बाकी प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव था। तो यह प्रस्ताव केंद्र ने थोड़ी दिया, यह तो प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास पहले से मौजूद था। जीएसटी काउंसिल को यह पिछले साल ही अप्रूव कर देना चाहिए था, पर हुआ क्यों नहीं? अंदर की क्या बात है यह समझना जरूरी है, क्योंकि जो सुर्खियां बन रही है जीएसटी की और जो भीतर की परिस्थिति है उसमें जरा फर्क है, और बाजार उन सुर्खियों पर या कंपनियां उन सुर्खियों पर, निवेशक उन सुर्खियों पर रिएक्ट कर रहे हैं। फैसला क्यों नहीं हुआ? पिछले साल संसद में सरकार ने बताया था कि 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से करीब 16,398 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। 2019-20 में सरकार को केवल, ध्यान दीजिएगा विपुल जी, कि 2019-20 में सरकार को इन सेवाओं पे जीएसटी से केवल 2,101 करोड़ रुपए मिले थे। 5 साल में यह बढ़ोतरी 680% हो गई। यानी बीमा के जीएसटी ने सरकार को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 16,000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंचा दिया। अंदर जो चर्चा हुई थी जीएसटी काउंसिल की उस बैठक में, दिसंबर वाली बैठक में, जिसके बाद से तो जीएसटी काउंसिल की आज तक कोई बैठक नहीं हुई, उसमें कहा गया कि अगर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 5% कर दिया गया तो सालाना 2,500 से 2,600 करोड़ रुपए का लॉस होगा। और पूरी तरह अगर खत्म कर दिया गया, जो बात चल रही है और जो कमेटी ने कही है, उसके बाद तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान को उठाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों तैयार नहीं थे। पिछली बैठक में केंद्र का कहना था कि राज्य पर इसका नुकसान शेयर करें, राज्यों का कहना था आप कर रहे हो बीमा पे जीएसटी, आपने लगाया है कि वित्तीय सेवाएं केंद्र के अधिकार में है तो आपको जीएसटी का नुकसान उठाना चाहिए। और इस स्थिति में दिसंबर की बैठक टूटकर खत्म हो गई थी। उस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ था, कहा था कि आगे इस पर बातचीत होगी, देखा जाएगा। यह है बीमा पर इंश्योरेंस की वास्तविक परिस्थिति। तो यह अचानक कोई निकला हुआ या तात्कालिक तौर पर आया हुआ मामला नहीं है। केंद्र जीएसटी काउंसिल एक लेवल पर इस पर चर्चा कर चुकी है, बैठक कर चुकी है, पर इस पर सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि रेवेन्यू जो लॉस होगा उसे कौन उठाएगा यह भी तय होना है। जी सर, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका स्टैंड क्या है, उनका रुख क्या है? विपुल जी, बीमा कंपनियों के स्टॉक्स में आज हमने बढ़ोतरी देखी। उनको मुझे समझ में नहीं आया कि बीमा कंपनियों के स्टॉक्स किस बेस पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों ने भी इस पर अपना प्रस्ताव जो रखा था उसमें विरोध दर्ज किया था। बीमा कंपनियों का कहना था कि अगर जीएसटी 5% किया जा रहा है तो करिए, लेकिन हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद मत करिए, क्योंकि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 5% की दर पर आईटीसी नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिला तो प्रीमियम महंगा कर देंगे, क्योंकि जो उन्हें रिटर्न मिल रहा है चुकाए गए टैक्स पर वो उन्हें नहीं मिलेगा। यहां बात और ज्यादा काउंसिल में जाकर उलझ गई। काउंसिल का कहना था कि हम टैक्स तो घटा देंगे लेकिन प्रीमियम महंगा हो जाएगा, तो बात तो वही रही उपभोक्ता के लिए, टैक्स वो नहीं पे करेगा पर ज्यादा महंगा प्रीमियम देगा। इसके बाद केंद्र ने अंदर कहा, जो अंदर सूत्रों की चर्चा थी कि नहीं, हम तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब 5% की ड्यूटी होगी तो उस पर आईटीसी क्यों दिया जाए, 5% से नीचे वाले लेवल पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर हुआ क्या, इस मामले को आईआरडीए को दे दिया गया दिसंबर की बैठक में कि आईआरडीए जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, वो इस पर चर्चा करे, बात करे और इसका बीच का रास्ता निकाले। बात यहां थी और यही स्थिति है। इसके बाद सरकार अगले बजट की बनाने में निकल गई, और बजट जब आया पिछले साल, इस साल फरवरी में, तो उस पर कहीं कोई बड़ी चर्चा हमें नहीं दिखाई दी। ये मुझे लगता है जो आपकी बातें हैं ना सर, ये लोगों को बाद में समझ में आई। तो जब बाजार खुला था तब तो तेज़ी देखने को मिली, और जैसे जैसे बाजार जो है क्लोजिंग की तरफ आया तो सेकंड हाफ में बिल्कुल इंट्राडे लो के आसपास ज़्यादातर बीमा कंपनियों के शेयर बंद हुए। आधे % की
गिरावट के साथ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आधे फीसद के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ में भी आधे % के आसपास की गिरावट रही। एलआईसी का शेयर 0.25% के आसपास करीब गिर करके बंद हुआ। तो ज़्यादातर बीमा कंपनियों में फिर वो आखिरी में बिकवाली जो है वो आती हुई दिखाई दी। लेकिन इस बीच दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन को देखते हुए चीन अपने यहाँ युआन आधारित स्टेबल कॉइन को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अपनी करेंसी युआन को बढ़ावा देने के लिए चीन इस कदम पर विचार कर रहा है। फिलहाल ये मामला चीन की केंद्रीय कैबिनेट के विचाराधीन है। सर, क्या चीन भी क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहा है और ऐसी क्या आवश्यकता लगी कि उसको क्रिप्टो की तरफ रुख करना पड़ा? हाँ विपुल जी, जैसा आपने शुरुआत में पहले कहा ना, तो इसलिए मैं कहता हूं दर्शकों से कि विपुल जी को बार बार देखते रहें, क्योंकि जो वास्तविकता है बाजार की वो आपको विपुल जी बता देते हैं थोड़े समय बाद कि क्या होने वाला है बोनस पर। जिस उत्साह में हम बाइंग करते हैं, पर नीतिगत रूप से परिस्थितियां वैसी नहीं होती। आते हैं क्रिप्टो पर। क्रिप्टो की दुनिया में बहुत दिलचस्पी है, बहुत उत्सुकता और रोमांच है। चीन जिसने अपने मेनलैंड पर क्रिप्टो की ट्रेडिंग प्रतिबंधित कर रखी है, वो अब इस बात पे मजबूर है कि उसे अपना एक स्टेबल कॉइन लाना चाहिए। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं आपको पता है, उसके पीछे कोई एक सॉवरेन एसेट होती है, बॉन्ड होते हैं, करेंसी होती है, जैसे कि अमेरिका में जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके पीछे डॉलर है। चीन के कारोबारियों का कहना है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स में जब भी कोई पेमेंट करने पड़ते हैं स्टेबल कॉइन्स में, तो उन्हें उस स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डॉलर बेस्ड है। तो इसलिए युआन का अपना स्टेबल कॉइन होना चाहिए। तो जो चीन की स्टेट काउंसिल है, जो वहाँ की कैबिनेट है, उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो रही है। और ये बड़ा शिफ्ट है चीन की पॉलिसी में क्रिप्टो को लेकर। इसकी एक शुरुआत अभी थोड़े दिन पहले और दिखाई दी थी। जो लोग नियमित रूप से क्रिप्टो काउंटर हमारा शो देखते हैं, हम लोग जो शो लेकर आते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि चीन के एक बैंक ने, चीन चाइना मर्चेंट बैंक ने हांगकांग में क्रिप्टो एक्सचेंज खोलने की मंजूरी ले ली है। और ऐसा पहली बार हुआ जब मेनलैंड का कोई बैंक हांगकांग में जाकर क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा है। तो मेनलैंड चाइना पर क्रिप्टो की ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन हांगकांग में ट्रेडिंग हो रही, क्योंकि हांगकांग उभरता हुआ, एशिया का उभरता हुआ क्रिप्टो मार्केट है। तो चीन दोनों तरह से धीमे धीमे सुरक्षा के साथ क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहा है। और ये स्टेबल कॉइन, युआन का स्टेबल कॉइन के बाजार में बड़ी सनसनी मचाएगा। तो अब आप अगर ध्यान से देखो विपुल जी, तो डॉलर का स्टेबल कॉइन अवेलेबल है। जापान ने अपने येन के स्टेबल कॉइन की तैयारी शुरू कर दी, जो हम पहले बता चुके हैं क्रिप्टो काउंटर में। और जब तीसरी बड़ी करेंसी युआन है, उसका अपना स्टेबल कॉइन आ रहा है। यूरो भी स्टेबल कॉइन लाने की तैयारी में है। तो धीमे धीमे आपको दुनिया की सभी बड़ी मुद्राओं का टोकेनाइजेशन और स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ना आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन सर, क्या ब्राज़ील भी क्या इसी तरह की तैयारियों में लगा हुआ है? ब्राजील स्टेबल कॉइन की तैयारी में तो नहीं लगा विपुल जी, लेकिन ब्राजील की तैयारी यह है कि वह क्रिप्टो ट्रेजरी बनाना चाहता है। करीब $19 बिलियन की क्रिप्टो ट्रेजरी है। ब्राजील की संसद में कल से इस पर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है कि ब्राजील को एक बिटकॉइन की ट्रेजरी बनानी चाहिए। उसकी वजह यह कि डॉलर में उतार चढ़ाव के कारण, अमेरिका के साथ खराब रिश्तों के कारण और अपनी करेंसी की वैल्यूएशन को हेज करने के लिए ब्राजील एक पैरेलल बिटकॉइन रिजर्व बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये एक बड़ी पहल है। अगर दुनिया के देश इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के रिजर्व बनाने लगे, तो इससे मौद्रिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो ये ब्राजील की तरफ से बड़ी तैयारियों में एक है, और जो पहले ऐसा देश है लैटिन अमेरिका का जो इस सरकारी स्तर पर, मतलब बजटीय स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है। जी, और आपको बता दें कि अगर आपका भी क्रिप्टो को लेकर के किसी भी तरह की आपके मन में दुविधा है, जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इधर उधर मत भटकिए। शाम को हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार शाम को 6 बजे क्रिप्टो से जुड़ी जो है वो तमाम जानकारियाँ जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो आप ज़रा हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे क्रिप्टो काउंटर, ये हमारा विशेष कार्यक्रम अंशुमान सर के साथ देखना मत भूलिए। क्रिप्टो पर हर अपडेट आपको इसी खास सेगमेंट के अंदर मिल जाएगी। क्रिप्टो काउंटर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच रिश्तों में हो रहे सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार चीन के नागरिकों के लिए बिजनेस वीज़ा फिर से शुरू कर सकती है। सरकार अगर ऐसा करती है तो भारत में काम कर रही चीन की कंपनियां चीन से कर्मचारियों को भारत बुला सकेंगी। फिलहाल चीन से भारत में सिर्फ टेक्निकल इंजीनियरों को ही वीज़ा दिया जा रहा है। सर, भारत की तरफ से चीन को क्या कुछ दिया जा सकता है, और क्या ये चीन ये सब जो है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के बदले मांग रहा है? क्या कुछ अंदर की खबरें आपके पास हैं?
विपुल जी, बड़ा दुविधा है भारत के व्यापारियों के लिए भी और डिप्लोमेट्स के लिए भी कि तुम्ही से लड़ें, तुम्ही से दोस्ती करें, तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो, यह तय करना मुश्किल है चीन के मामले में। अब इस समय स्थिति यह है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने के बाद भारत चीन से निकटता बढ़ा रहा है। उस निकटता के बदले चीन भी अपनी तरफ से कुछ चीजें मांगने की कोशिश करेगा और उसकी तैयारी अब शुरू हो रही है। चीन ने पहले भारत के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई खोली, फिर फर्टिलाइजर्स की और मशीनों की सप्लाई खोली, जिससे कि एक बड़ा ब्लॉकेज था वो दूर हुआ और उसका असर हमें भारतीय कंपनियों के स्टॉक्स पर भी दिखाई दिया। अब जो सबसे लंबित मामला है वो है चीन के कामगारों को, चीन के इंजीनियर्स को भारत में बुलाने का। इस पर भारत के सुरक्षा महकमे की, सरकार की राय हमेशा ऊहापोह में रही है। बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, आने दिया जाए कि नहीं आने दिया जाए। संबंध खराब होते हैं तो वीज़ा कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर संबंध अच्छे होते हैं तो वीज़ा दोबारा शुरू करने की बात है। तो पहली चीज़ तो ये कि चीन चाहता है कि उसके इंजीनियर्स भारत में आएँ। शियोमी, ओप्पो, वीवो, BYD, हिंसेन, हायर, जो बड़ी कंपनियां चीन की भारत में काम कर रही हैं, अब इनमें उनके कर्मचारी आना शुरू करेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि चीन इसके बदले अपनी कंपनियों को भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित करने की मांग करेगा और उसकी कोशिश भी शुरू कर रहा है। जैसे कि BYD भारत में बेहद आक्रामक ढंग से सक्रिय होना चाहती है। टेस्ला और BYD में प्रतिस्पर्धा है। तो आने वाले दिनों में अगर भारत और चीन के रिश्ते जैसे अब बढ़ रहे हैं वैसे रहे तो हमें चीनी कंपनियों के भारत में निवेश, उनकी सेल्स एक्टिविटीज़ बढ़ती दिखाई देंगी, जिनमें खासतौर से BYD होगी, जो कि भारत के ई व्हीकल में, इमर्जिंग ई व्हीकल बाजार में प्रवेश करना चाहती है और सरकार से तमाम तरीके के प्रोत्साहन चाहती है। दुविधा और असमंजस क्या है? क्योंकि हम एक तरफ चीन पर एंटी डंपिंग लगा रहे हैं, चीन से खतरा है कि भारत में सामानों की डंपिंग है, तो क्या अब इस संबंधों के बीच में भारत एंटी डंपिंग की कार्रवाई कर पाएगा? क्योंकि भारत के बहुत सारे उद्योग चीन से सस्ते सामानों के इंपोर्ट के कारण हमेशा से परेशान रहे हैं। तो अभी ये दुविधा है, लेकिन चीन धीमे धीमे भारतीय अर्थव्यवस्था में अब अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो पिछले 2 साल में, 3 साल में भारत और चीन के बीच खराब और तनावपूर्ण रिश्तों के कारण काफ़ी सीमित हो गई थी। जी। इस बीच चीन के प्रभुत्व वाले ट्रेड ग्रुप RCEP में भारत शामिल हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक बार फिर से RCEP में शामिल होने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है। भारत ने नवंबर 2019 में इस ग्रुप से बाहर होने का फैसला किया था, लेकिन हाल में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी की वजह से भारत का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है और ये संभावना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत RCEP में शामिल हो सकता है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आखिर में भारत ने RCEP छोड़ा क्यों था, और इसमें शामिल अगर भारत होता है तो इसके क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं भारत को? विपुल जी, याद करिए वो सबसे हाई टाइम था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रांस अटलांटिक पैसिफिक ट्रेड ट्रीटी थी उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मल्टीलेटरल व्यापार व्यवस्था के संधियों के पक्ष में नहीं थे और उस समय RCEP जो कि रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, ये उभर रहा था। आप दर्शक याद करेंगे कि भारत में इस पर एक लंबी चर्चा बहस चली थी। सरकार ने तो कोई चर्चा बहस नहीं की थी, पर बाहर काफ़ी चर्चा और बहस चली थी कि भारत को RCEP का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ग्रुपिंग है जिसमें कि बड़ा बाजार उपलब्ध है, क्योंकि भारत आसियान के साथ FTA में मौजूद था। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एक बहुत अच्छी बड़ी सी रिपोर्ट दी थी। सुरजीत भल्ला उस कमेटी के चेयरमैन थे और उसने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि भारत सरकार को RCEP में शामिल होना चाहिए, इससे भारत के निर्यात के लिए बाजार मिलेगा। भारत में स्वदेशी जागरण मंच और बाकी जो भारत के कंजर्वेटिव इकोनॉमिक थिंक टैंक हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था न्यूजीलैंड का दूध आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चीज़ आ जाएगा, और इस तरीके की तमाम चर्चाओं के बाद सरकार ने 1-2 राउंड RCEP की चर्चाओं में हिस्सा भी लिया, बातचीत भी की। फिर एक दिन ये घोषणा कर दी गई कि भारत RCEP का हिस्सा नहीं बनेगा। नवंबर 2019 का समय था और भारत इस रीजनल ग्रुपिंग से बाहर आ गया। इस रीजनल ग्रुपिंग से बाहर आने से इस ग्रुपिंग में चीन को संपूर्ण प्रभुत्व मिल गया और चीन ने इस ग्रुपिंग को काफी हद तक मजबूत कर लिया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स को तितर बितर करके फेंक रहे हैं, तरह तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, तब वापस दुनिया को इस तरीके के साझा बाजारों की याद आ रही है जो सबको साथ साथ आगे बढ़ने का मौका देते थे। तो ये तो रहा क्यों निकला था
निकलने के समय उस फैसले पर तमाम सवाल उठे थे, पर सरकार का कहना था कि उसे नहीं चाहिए कोई ऐसी ट्रेड ग्रुपिंग, वो अपने एफटीएस पर आगे चलेगी। तो एफटीएस भी हुए, पर एफटीएस से कितना फायदा हुआ ये एक अलग चर्चा का विषय। अब क्यों शामिल होने की पहली सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हैं और आने वाले समय में खराब रहने वाले हैं। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं खत्म हुआ तो भारत पर जो 25% एडिशनल टैरिफ लगा है वो भी जारी रहेगा। तो भारत इसमें शामिल होना चाहता है। फायदा यह है कि भारत को आरसेप के सहारे एक अपना बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है, खासतौर से एमएसएमई के बाजार को में पहुंच मिलेगी। चाइना +1 का मौका मिलेगा। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद वियतनाम और बाकी देशों की तरह भारत में भी चीन की कंपनियां हैं, चीन में जो काम कर रही कंपनियां वो यहां आएंगी। आसियान वियतनाम वाले फायदे मिलेंगे। आरसेप में टैरिफ बेहद कम है, एक समान नियम है। आरसेप काफ़ी इवाल्व हो गया 2019 के बाद से, काफ़ी बदलाव हुआ आरसेप में, एक दूसरे देशों को काफ़ी एक्सेस दी गई, एफडीआई भी बढ़ाया गया, इसके फायदे भारत को मिलेंगे। दूसरा ये कि यह भी माना जा रहा है, जो लोग ये सुझाव दे रहे हैं इस समय, कि इससे ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान के साथ भी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी, क्योंकि ये देश भी अमेरिका के टैरिफ से परेशान है और किसी न किसी तरह से आरसेप के करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरसेप एक बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक भी है। तो इन्हें भी उस बाजार में आने की जगह मिलेगी जहां ड्यूटीज बहुत कम है। अमेरिका में औसतन अब सामान एक्सपोर्ट करने पर विपुल जी 10 से 15% ड्यूटी सबके लिए है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। चीन के लिए 30%, 34% है, भारत के लिए 50% है, किसी के लिए 40% है। पर आरसेप के ये हिस्सा आमतौर पर बहुत कम ड्यूटी वाली व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में बाकी देश आने की कोशिश करेंगे। तो यह माना जा रहा है कि भारत चूंकि अमेरिका के साथ अब अच्छे रिश्ते नहीं है और उसे अपने लिए निर्यात का बाजार चाहिए, तो उसे आरसेप में वापस जाना चाहिए। तो 2019 में जो तर्क इसके अगेंस्ट दिए जा रहे थे, वही तर्क अब इस पक्ष में दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारत को इसमें होना चाहिए। अब सवाल ये होता है सर कि अगर आरसेप में अगर भारत शामिल होता है तो फिर बड़ी चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियां यहाँ पर क्या होंगी भारत के लिए? देखिए विपुल जी, जब 2019 की बात थी, मैंने बहुत करीब से इस पूरे घटनाक्रम को 2019 में देखा था, लिखा था, कवर किया था। उस समय भी ये था कि उस समय आरसेप डेवलप हो रहा था और भारत के पास एक मौका था कि एक और बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर इस समूह में वो पहुंच जाता और चीन को बैलेंस करता, संतुलन करता, ताकि भारत भी उस ग्रुप के फायदे ले सकता, क्योंकि चीन अकेले उस ग्रुप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा बाजार था। भारत इसके साथ जाता तो उसमें एक संतुलन बन सकता था। भारत ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब यहां जो चुनौती भारत के लिए सबसे बड़ी है कि अब यह बाजार आरसेप पूरी तरह चीन के दबदबे में, नियंत्रण में है, और चीन एक तरीके का मैग्नेट है आरसेप का। उसके आसपास कच्चा माल भी वो देता है, तकनीक भी वो देता है, बाजार भी वो देता है। तो चीन की शर्तों पर कारोबार करने की मजबूरी तो भारत के लिए होगी। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, क्योंकि आरसेप के जरिए जो सस्ते इंपोर्ट हैं वो भारत में आएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। जो बात हमने अभी आपसे शुरुआत में संकेत में कहा कि भारत और चीन के रिश्तों से भारतीय उद्योग ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको चुनौती दिखाई देती है। चीन का सामान भारत आएगा, क्योंकि आरसेप का हिस्सा बनने के बाद भारतीय बाजार उसका हिस्सा हो जाएगा। मेक इन इंडिया की कोशिशों को झटका लगेगा। लेकिन भारत को एक विकल्प मिल सकता है कि भारत के जो आईटी, फिनांस और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उन्हें आरसेप के बाजार में जगह मिल सकती है। ये पुराने आरसेप ड्राफ्ट में शामिल नहीं था। तो भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जो पश्चिम की तरफ जाते थे, यूरोप और अमेरिका की तरफ, वो इन बाजारों की तरफ जाना शुरू करेंगे। यहां पर उन्हें काम और रोजगार मिलेगा। लेकिन चीन के साथ जिस तरीके के रिश्ते हैं, सीमा विवाद है, पाकिस्तान और चीन की जो एकजुटता है, पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों में चीन की बड़ी भूमिका, हथियार देने में और बाकी चीज़ों में है, पाकिस्तान में चीन का सीधा प्रत्यक्ष निवेश है, इन सब चीज़ों के कारण आरसेप में शामिल होने पर सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती भी सामने आएगी, ऐसा लगता है। अब सर यहाँ से फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप आरसेप को लेकर के? अगर भारत का भविष्य देखा जाए तो क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, सीमित विकल्प है। चीन के साथ जो दोस्ती जैसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पुतिन और भारत और चीन के साथ एक समिट की बात भी चल रही है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का चेयरमैन होने वाला है अगले साल से। तो ब्रिक्स में वही सारे देश मौजूद हैं जहां चीन का दबदबा है। तो कई सिफारिशें, नीति आयोग की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक भी, कई लोग इस तरीके की सिफारिश कर रहे हैं कि भारत को आरसेप में जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का बाजार तो गया उसके हाथ से। 60-68 बिलियन डॉलर का नुकसान तो अमेरिका में सामने रखा ही हुआ, सरकार ही मान रही है। तो उसकी भरपाई के लिए उसे एशिया के बड़े बाजार में जाना चाहिए। तो अगर जाएगा तो शायद अन्य देशों से कुछ और ज़्यादा बेहतर बार्गेन करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है जो संभावना, अगर भारत इस पर सहमत होता है और चीन के साथ उतनी दोस्ती, उतनी निकटता बढ़ाई जा सकती है,
तो भारत क्रमशः आरसेप में शामिल होने की कोशिश करेगा। जो संकेत मिल रहे हैं कि धीमे धीमे वो अपने लिए सिक्योरिटी के उपाय बनाएगा, सेक्टर से छूट जाएगा, कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट के सिस्टम्स लेकर आएगा, तब उसके भीतर जाने की कोशिश करेगा धीमे धीमे एक क्रम के साथ, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसके बाद संकेत बड़े स्पष्ट होंगे कि भारत चीन लेड ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा होने जा रहा है। तो बड़ी दुविधा और असमंजस की स्थिति है। लेकिन चूंकि आरसेप वापस चर्चा में आ गया है, सरकार के चर्चा के जो थिंक टैंक हैं उसके विचार में है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिसे आप 2019 में छोड़ आए थे, आप वापस फिर उसी के पास पहुंच रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी हो सकता है कल हम लोग इस पर और डिटेल में बातचीत करें। आज सर फिकी के कार्यक्रम में कैपिटल मार्केट की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सेबी चीफ ने एक बार फिर से जो है, जिस पर हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इसकी जो टेन्योर है ना इक्विटी डेरिवेटिव्स का, उसको वो शायद वीकली एक्सपायरी वो समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेन्योर बढ़ाने की बात हुई है। और इसके चलते हमने देखा जितने कैपिटल मार्केट के शेयर हैं उसमें बड़ा दबाव देखने को मिला। हमने जना वाला मामला भी देखा, लेकिन वहाँ प्रेशर में अलाउ किया गया। तो क्या आगे चल करके आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के सख्ती बढ़ने वाली है? क्योंकि आज बीएससी के शेयर में 7-7.5% की गिरावट इस स्टेटमेंट की वजह से देखने को मिली। देखिए विपुल जी, सेबी जो है वो जिंदा मक्खी नहीं निगल सकती। उसके सामने दिख रहा है कि उसका एक हाथ बता रहा है कि वीकली ट्रेडिंग में छोटे निवेशक बर्बाद हो रहे हैं और जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां बाजार को रिग कर रही हैं। तो सख्ती तो करनी होगी, उस सख्ती को कितना बचाकर किया जाए और एक्सचेंजेस के रेवेन्यूज पर कितना कम असर डाला जाए, सेबी इसी दुविधा में है, जैसा हम मुंबई में समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में अभी ऑप्शन ट्रेडिंग चल रही है वो तो शायद जारी नहीं रहेगी, उसमें तो बदलाव जरूर होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। चलिए, तो ये बात है। और इस बीच जो है आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, वहाँ पे क्या करना चाहिए बीएससी में, और जिस तरीके से एंजल वन में बड़ी गिरावट देखने को मिली, 7.5-8% के आसपास की गिरावट रही है, तो वहाँ पे आपको सही जानकारी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो मिल जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ, और शेयर बाजार हो, कमोडिटी हो, पॉलिसी हो, क्रिप्टो हो, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।